नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, कंपनी से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए, मार्केट में अगर काम करने के लिए आए हैं तो हमेशा आपको हर हर जगह से नॉलेज लेना चाहिए क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पे जितने आप डेटा कलेक्ट कर पाएंगे उतना ही आपको आसानी होगा इस मार्केट में काम करने में। तो चलो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, केपीआई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एक बेसिकली एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है और बेसिकली देखें तो ऑटो जो मोबाइल्स इंडस्ट्रीज है तो उसी सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी काम कर रहा है और डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम कर रहा है। तो केपीआईटी एनुअल कस्टमर जो बेसिकली इसका जो कस्टमर है वो टोटली ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। अभी कंपनी के रिजल्ट भी आने वाला है। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है फाइनली वो क्वार्टर का रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। डेट में आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए, एक डेटा में आपको दिखा रहा हूँ कि जब भी कोई स्टॉक जब भी कोई कंपनी रिजल्ट आने से पहले ही मतलब एक अपट्रेंड जर्नी दिखा रहा है तो सोचना उसका रिजल्ट आने का चांसेस पॉजिटिव होने का चांसेस ज़्यादा है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर कंपनी के ऊपर ही पॉजिटिव होगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर पॉजिटिव देखने को मिला। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कंपनी का जो रिजल्ट है वो 3300 से 4500 मतलब अभी सेल्स देखने को मिला करंट ईयर में। तो कंपनी की एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किया। उसके बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 19% से 20% तक देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट है कंपनी के जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट वो 387 करोड़ से 544 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी इस बार भी रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा तो आपको जो पहले हुआ था उस बेसिस में दिखा रहा है। अभी करंट जो रिजल्ट आने वाला है उसका रिजल्ट का डेटा अभी तक फाइनली यहाँ पे एडिंग नहीं हुआ। तो जब एडिंग होगा तो आपको इजीली सारी चीज क्लियर हो जाएगा। तो केपीआई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं 29 ऑफ अप्रैल, इस दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बोर्ड टू कंसीडर फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये जो डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट करने वाला है वो कब देने वाला है? देखिए, इसका रिजल्ट आने वाला है कब? अप्रैल 29। यहाँ पे खुद ही बताया जा रहा है, द बोर्ड ऑफ आईटी कंपनीज केपीआईटी टेक्नोलॉजीज विल मीट ऑन अप्रैल 29 एंड कंसिडर द पेमेंट ऑफ द फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। मतलब कंपनी का जो मार्च का डेट ईयर एंडिंग हुआ तो उस टाइम का जो रिजल्ट 29 ऑफ अप्रैल में आएगा उस दिन में ही बोर्ड डिसाइड करेंगे कितना डिविडेंड देने वाला है। तो देखिए, डिविडेंड के लिए बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं। इस कंपनी ऑलमोस्ट 0.30% के आसपास डिविडेंड यील्ड दे चुके हैं। मतलब अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड पहले ही दे चुके हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हमेशा रहता हूँ क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे। साथ ही साथ ऑटो सेक्टर में जितना ग्रोथ होगा उतना ही इस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए कंपनी का क्या सिचुएशन है? अगर फिलहाल के लिए मैं सिचुएशन के बारे में बात करूँ टेक्निकली, तो देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ था। उसके बाद मैंने एक एंट्री लिया और मेरा टारगेट रखा था 30% के आसपास। इजीली वो 30% के आसपास टारगेट अचीव किया। फिर से देखिए, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है और रेंज क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे नीचे आए और मुझे लगता है यहाँ से फिर से अगर बाउंस करके ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। क्योंकि मैं कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, एक बार रिटेस्ट करके अगर कंफर्मेशन करे तो जो एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट तो हुआ था, रिटेस्ट किया मगर कंफर्मेशन नहीं किया। अगर कंफर्मेशन कर देता तो मैं जरूर एंट्री ले लेता। तो बेसिकली हमेशा कोई भी रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है तो पहले वो ब्रेक करेगा। उसके बाद रिटेस्ट करके फिर से अगर ब्रेकआउट करे और वो भी कंफर्मेशन के साथ तो जरूर यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ। तो कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिला तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। तो मुझे लगता है यहाँ से रीबैक कर सकते हैं क्योंकि 200 डेज ईएमए को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस दिखेगा। तो जब कोई मेरा डिसीजन बनेगा मैं खुद टेल लूंगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मेरा वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मेरा काम है कंपनी के बारे में जानकारी देना, आपका काम है उस जानकारी को वेरीफाई करके आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ आज जितना है फ्यूचर में और भी ज्यादा बनने वाला है। तो सीडीएसएल एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी क्यों मैं बता रहा था, क्योंकि
कंपनीज का जो बिजनेस है वो बिजनेस को पहले समझिए। देखिए सीडीएसएल के ऊपर मुझे एक सर ने कमेंट किया कि सीडीएसएल बेकार कंपनी है। देखिए आपके बात के ऊपर मैं ये मतलब खराब कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। शायद आपको कुछ लगा होगा कि सीडीएसएल बेकार कंपनी है, मगर मुझे नहीं लगा कि सीडीएसएल बेकार कंपनी है। क्योंकि एक चीज को नोटिस करना कि अगर आप कोई भी अकाउंट के माध्यम से, कोई भी डीमेट अकाउंट के माध्यम से ट्रेड करते हैं, तो वो डायरेक्टली फायदा किसको मिलता है? सीडीएसएल को मिलता है और एनएसटीएल को मिलता है। क्यों? क्योंकि यही दोनों कंपनी देखा जाए तो डिपॉजिटरी फर्म है। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों ही डिपॉजिटरी फर्म है। अगर कोई भी डीमेट अकाउंट के माध्यम से आप कोई भी होल्डिंग उठा रहा है, तो उसका डायरेक्टली शेयर जो है वो सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास रहेंगे। तो आपकी जो कंपनी है वो कंपनी के डीमेट जो डीमेट अकाउंट का जो आपका जो कंपनी के ऊपर आपने जो ट्रेड लिया, वो जो होल्डिंग किया, वो किसके पास है जरूर मुझे कमेंट्स करना। मेरे पास जीरोधा का अकाउंट है और जीरोधा ऑब्वियसली सीडीएसएल के साथ काम करते हैं। तो सीडीएसएल के पास मेरा सारे शेयर है। तो बेसिकली सीडीएसएल के पास जो बहुत सारे मतलब डीमेट कंपनी है, बहुत सारे ब्रोकर कंपनी है। तो इस कंपनी का हमेशा फायदा होता रहेंगे। तो अभी भी देखिए कंपनी छोटा है, 22,000 करोड़ के आसपास है। अभी तो सिर्फ इसका जर्नी शुरुआत हुआ है, अभी लंबा जर्नी कंपनी करेंगे। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन के हिसाब से बात करो तो एक टाइम कंपनी का वैल्यूएशन चला गया था करीबन 75 के आसपास, और आज वो मतलब पीरी से चला गया था 75 के आसपास। उसके बाद देखिए करेक्शन भी हुआ और नीचे आया था 40 के आसपास, और फिर से रिकवरी भी करके 70-60 के आसपास चला गया। तो एवरेज पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा कम है। इसका मतलब कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। फिर भी देखिए किसी कंपनी का वैल्यूएशन हाई होने के बाद भी शेयर में एक तेजी देखने को इसीलिए मिल जाता है क्योंकि लोग इस वैल्यूएशन के ऊपर भी खरीदने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे तो जब रिलायंस जियो का 9,000 का पी रेशियो था, तब भी लोग बाय कर रहे थे। क्यों बाय कर रहे थे? क्योंकि इसका पी रेशियो एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। दूसरी बात, मैं रिलायंस को छोड़ ही देता हूँ। आज आप देखेंगे तो 130 के आसपास डीमेट जो मतलब डीमार्ट का पी रेशियो है। तो डीमार्ट के ऊपर 130 का पी रेशियो होने के बाद भी डीमार्ट के ऊपर लोग निवेश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है वैल्यूएशन तो हाई है, फिर भी अगर कंपनी सही है तो उस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर किसी तरीके से बन रहा है तो मैं जरूर उस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेता हूँ। मैं वैल्यूएशन को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ टेक्निक मतलब एज ए स्विंग बेसिस में। तो डेप्थ के बारे में बात करो, एकदम जीरो डेप्थ है क्योंकि कंपनी सिर्फ 2 करोड़ का डेप्थ लेके रखा है। इतनी बड़ी कंपनी 2 करोड़ का डेप्थ लेना कोई मतलब अच्छी मतलब सबसे बेस्ट पॉइंट है। और कंपनी के जो इस बार क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है वो भी देखिए शानदार तरीके से सेल्स का ग्रोथ दिखा। एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 100 करोड़ के आसपास ज़्यादा देखने को मिले। और मुझे लगता है 270 करोड़ से 353 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला है। बाकी देखिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी, साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, ये सारे डेटा आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है और इसी प्रॉफिटेबिलिटी के कारण कंपनी में आगे बढ़ने का ग्रोथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरे क्या ट्रेड है, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक एक ट्रेड बना था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, पहले एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो जब भी इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी देखिए इजीली टारगेट को अचीव किया और वो भी 43 डेज में 37% का टारगेट दिया। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी भी हर जगह पे एंट्री लेने का कोशिश नहीं करता हूँ। हमेशा मैं इंतज़ार करता हूँ कोई भी पैटर्न्स बने, कोई भी स्ट्रैटेजीज़ बने, तब मैं काम करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम की और फाइनली एक ही रेंज के ऊपर काम करने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ। और इस ब्रेकआउट के बाद जब भी रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करके अगर कंफर्मेशन करे कोई कोई ग्रीन कैंडल के माध्यम से, तो ज़रूर यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा। तो आप कहेंगे सर यदि आप कहेंगे सर जो अगर अगर कंपनी नीचे ना आए, यहाँ से ऊपर चला गया तो क्या करेंगे? तो मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। हमेशा हर किसी कंपनी के ऊपर एंट्री लेना है, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर मौका दे तो एंट्री लूंगा, अगर मौका ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। देखिए फाइनली मोतीलाल ओसवाल के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मोतीलाल ओसवाल के ऊपर बहुत शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ, वो कुछ इस तरीके से मिला। और रही बात इसका पैटर्न्स का, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे लंबा जर्नी के हिसाब से एक कप विद 100 पैटर्न्स बना। तो मुझे क्वेश्चन ये भी पूछा गया सर कप भी जितना जैसा है और हैंडल भी तो उतना ही है, तो आपने इसको कप विद हैंडल क्यों बोला? देखिए अगर मैं कप का लो को मार्किंग करूं तो हैंडल के ऊपर मतलब हैंडल इसके ऊपर ही बना। तो जब भी कोई कप का लो होता है तो कप का लो को मार्किंग करना, अगर हैंडल उसको टच कर दिया तो वो पैटर्न काम नहीं करेंगे। और मतलब उस पैटर्न के ऊपर मैं काम नहीं करता हूँ। अगर कप ज़्यादा बड़ा है और उसके बाद हैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ तो जरूर उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और कंपनी देखिए धीरे धीरे करके इजी तरीके से टारगेट को अचीव किया। तो मोतीलाल ओसवाल लगातार लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो इसके ऊपर मेरा फ्रेश एंट्री नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत हाई हो चुके हैं। जब भी कोई
मौका देगा इस कंपनी, तब इस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो बाकी मोतीलाल ओसवाल के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। आप किस तरीके से इसके ऊपर काम किया, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, किस कंपनी के ऊपर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो मोतीलाल ओसवाल के ऊपर एक गुड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट क्या है, मैं आपको दिखा दूं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल के ऊपर कंपनी इतने दिनों से कोई भी कैपेक्स को नहीं बढ़ा रहे थे। लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स को ग्रोथ किया। पहले देखिए, कैपेक्स एकदम ना के बराबर था। आज कैपेक्स कितना है, 200 करोड़ के आसपास। मतलब बेस्ट तरीके से खुद का कैपेक्स को कंपनी ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। तो अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस फ्यूचर में भी है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल इंडिया के देखा जाए तो सबसे ज्यादा, अगर कोई भी कंपनी ब्रोकिंग कमाता है तो उनमें से टॉप 3 में इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा लंबा जर्नी करने के लिए कंपनी तैयारी कर रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, 93 करोड़ का कंपनी है। तो मजेदार बात यह है कि इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी कंपनी स्प्लिट एंड बोनस एक साथ अनाउंस करने वाला है। तो इसका जल्द से जल्द स्प्लिट एंड बोनस का अपडेट आने वाला है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद आप डेटा को चेक करेंगे गूगल में, तो आपको पता चलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी को निवेश करने से पहले एक बार नहीं, 4-4 बार सोच लेना। मेरे पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं सिर्फ अपडेट देने के लिए इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया हूँ। मेरे जितने सारे ट्रेड हैं वो मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से है। आप प्लीज आपके हिसाब से काम करिए। और मेरे वीडियो में कुछ अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।